चलो बच्चों, तो आज स्टेटिस्टिक का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। देखो 11th स्टैंडर्ड में स्टेटिस्टिक ये भी आपका एक अलग बिल्कुल नया सब्जेक्ट आया है। 9th और 10th स्टैंडर्ड में स्टेटिस्टिक का सिर्फ एक एक चैप्टर आता था और सिर्फ बेसिक थियरी उसमें हमने समझी थी। अब 11th 12th कॉमर्स में आपका स्टेटिस्टिक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। तो स्टेटिस्टिक ये सब्जेक्ट हमें क्यों यूज़ करना है, इनकी फिर से बेसिक थियरी हम लोग इस पहले चैप्टर में देखेंगे, जो चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले हम लोग डेटा मीन्स क्या वो समझें कि व्हाट इज डेटा। कहते हैं डेटा इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फॉर्म। डेटा मीन्स अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब कि कोई भी तरह के नंबर्स हो या तो कोई भी तरह के जो है वो अल्फ़ाबेट्स हो, कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन हो, उनकी पूरा सेट एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फॉर्म। क्वांटिटेटिव फॉर्म मतलब या तो वो नंबर में लिखा हुआ हो, और क्वालिटेटिव मतलब वो वर्ड्स में लिखा हुआ हो। तो उसे हम लोग स्टेटिस्टिक की लैंग्वेज में डेटा कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझें, एकदम आसान अगर समझें, तो डेटा मीन्स कहलाता है इंफॉर्मेशन। अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन, जो कोई भी भले नंबर की इंफॉर्मेशन हो या तो फिर भले कोई भी वर्ड्स की इंफॉर्मेशन हो, अदर इंफॉर्मेशन हो, नंबर के अलावा कोई इंफॉर्मेशन हो, तो उन सबको स्टेटिस्टिक में हम लोग डेटा कहते हैं। जैसे अगर आपके स्कूल में अगर कोई टेस्ट ली जाती है, तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के मार्क्स की इंफॉर्मेशन अगर मिले, भाई ये स्टूडेंट के इतने या इस स्टूडेंट के इतने मार्क्स आए हैं, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन उसे हम लोग स्टेटिस्टिक की लैंग्वेज में डेटा कहते हैं। कोई एक एरिया में कितने लोग लिटरेट है या कितने लोग इलिटरेट है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन अगर निकालनी हो, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन जो आपको मिले तो उसे स्टेटिस्टिक की लैंग्वेज में डेटा कहते हैं। स्टेटिस्टिक में डेटा वो बेसिक थिंग है कि डेटा के बिना मतलब इंफॉर्मेशन के बिना स्टेटिस्टिक आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि स्टेटिस्टिक का डेफिनेशन ही ये बताता है। हम लोग अब स्टेटिस्टिक के डेफिनेशन पे आए कि उसका डेफिनेशन ही यही बताता है, स्टेटिस्टिक इज अ साइंस विच डील्स विथ द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। स्टेटिस्टिक एक तरह का साइंस है। साइंस इसी वजह से क्योंकि इसके भी फिक्स रूल्स रेगुलेशंस आते हैं और उनके हिसाब से ये काम करता है। तो इट इज़ अ साइंस विच डील्स विथ कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। कोई भी तरह के न्यूमेरिकल डेटाज हो, न्यूमेरिकल डेटाज मतलब कि नंबर की इंफॉर्मेशन हो, उसे कलेक्ट करना, उसे एनालिस करना मतलब कि भाई उसे जो है समझना, उनमें से कोई रिजल्ट निकालना, और इंटरप्रिटेशन करना मतलब उनमें से फाइनल रिजल्ट्स तैयार करना, तो उसे स्टेटिस्टिक कहते हैं। स्टेटिस्टिक का मतलब ही यही होता है कि भाई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे छांट कर मतलब उसे अलग अलग करके एनालिसिस करके उनमें से कोई रिजल्ट बनाना। स्टेटिस्टिक आज से नहीं, न जाने कितने टाइम से चल रहा है। हमारे इंडिया की अगर बात करें ना, तो इंडिया में स्टेटिस्टिक एंशिएंट टाइम से चल रहा है। कहते हैं मौर्यन एम्पायर, मतलब जब मौर्य जाति के राजा थे तब से ये स्टेटिस्टिक चलता आ रहा है। पहले के टाइम में स्टेटिस्टिक का यूज़ होता था, जो राजा महाराजा होते थे वो अपने राज्य का हिसाब किताब रखते थे कि भाई कितनी इनकम आ रही है या कितना अपनी प्रजा के लिए उनके खजाने में से यूज़ हो रहा है, कौन सा किस जगह पर यूज़ हो रहे हैं पैसे। तो ये सब चीज़ों का हिसाब किताब पहले रखा जाता था, वो भी स्टेटिस्टिक के थ्रू ही होता था। इसका अगर डिटेल अगर हम कहें ना, तो जो मुग़ल एम्परर अकबर थे, उस अकबर के टाइमिंग में अबू फजल ने एन ए अकबरी नाम की बुक लिखी थी। एन ए अकबरी वो बुक लिखी थी, जिस बुक में भी अकबर के टाइमिंग में अकबर अपने राज्य का किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट करते थे, किस तरह से मैनेजमेंट करते थे, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव उनका जो है वो चलता था, उसका एक प्रॉपर स्टेटिस्टिकल सिस्टम था वो अकबर की टाइमिंग में भी। और वो पूरा सिस्टम वो एन ए अकबरी बुक में लिखा हुआ है। ये बात सही है कि उस वक्त स्टेटिस्टिक वर्ड भले ही ना होता था, लेकिन इसका यूज़ ज़रूर होता था। स्टेटिस्टिक वर्ड भले उस वक्त नहीं था, लेकिन इसका यूज़ ज़रूर था। स्टेटिस्टिक वर्ड एक जर्मन वर्ड है।
जर्मन वर्ड है कि जिसे 1749 में सबसे पहली बार जो है ये यूज़ किया गया था। और स्टैटिस्टिक का वर्ड का यूज़ ही इसलिए किया गया था कि भाई कोई भी तरह के डेटा को कलेक्ट करके एनालिस करके और उसमें से रिजल्ट निकालना, उसे इंटरप्रेट करना, इसके लिए जो है वो ये स्टैटिस्टिक वर्ड यूज़ किया गया था। 18th सेंचुरी के आसपास स्टैटिस्टिक को बाकी के लैंग्वेज की तरह एक अलग ही लैंग्वेज की तरह माना गया, मतलब एक अलग ही सब्जेक्ट की तरह माना गया। जैसे मैथ्स है या साइंस है, जैसे अलग सब्जेक्ट हैं, उसी तरह से स्टैटिस्टिक को भी अलग सब्जेक्ट बनाया गया 18th सेंचुरी के आसपास। और लंदन में सबसे पहले ही द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी तैयार हुई 1834 में। ध्यान से सुनना, ये 1834 में लंदन में सबसे पहली द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी तैयार हुई। उसमें वो सोसाइटी का काम था कि इस सब्जेक्ट को, इस स्टैटिस्टिक का डेवलपमेंट करना, इसे आगे बढ़ाना। एंड फिर 19th 20th सेंचुरी के आसपास ये स्टैटिस्टिक ने बहुत डेवलपमेंट किया। स्टैटिस्टिक के डेवलपमेंट करने वाले जो मेन पर्सन थे वो थे कार्ल पियर्सन और उनके साथ गैल्टन। कार्ल पियर्सन, उन्होंने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक जो है वो शुरू किया और उन्होंने स्टैटिस्टिक के बारे में इतने सारे रूल्स बताए कि आज भी कार्ल पियर्सन को वो स्टैटिस्टिक के फादर माने जाते हैं, या फादर उन्हें माना जाता है। किसको? कार्ल पियर्सन को स्टैटिस्टिक का फादर माना जाता है। हमारे इंडिया में भी स्टैटिस्टिक के लिए एक अलग ही इंस्टीट्यूट बना हुआ है जिसका नाम है ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। 1931 में ये शुरुआत हुई थी और इनका काम भी वही है कि इस स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट का डेवलपमेंट करना। तो अगर सिंपल वे में अगर हम लोग कहें ना, तो स्टैटिस्टिक मतलब कि कोई भी तरह की इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके उसे एनालिस करना, मतलब उसे जो है वो ये समझना और उनमें से कोई रिजल्ट तैयार करना, तो उसे स्टैटिस्टिक कहा जाता है। और ये आज से नहीं, हमेशा से चलता आ रहा है ना। तो हम भी इस स्टैटिस्टिक के बारे में हम लोग समझे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट जो है वो शुरुआत करें, तो सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है टाइप्स ऑफ डेटा। हमने डेटा के बारे में समझा ना कि डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन जब आप लेते हो तो उसे हम लोग डेटा कहते हैं। तो इस डेटा में दो टाइप्स आते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा में उसके दो टाइप आते हैं। एक आता है क्वालिटेटिव डेटा और एक आता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा उसे कहते हैं कि जिस डेटा में न्यूमेरिकल्स का यूज़ ना होता हो, मतलब कि नंबर यूज़ नहीं होते हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन या सिर्फ वर्ड्स यूज़ होते हो, तो उसे क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। जैसे अगर इन्फॉर्मेशन में आप किसी के रिलीजन की इन्फॉर्मेशन पूछते हो तो रिलीजन में कोई नंबर पूछेंगे नहीं, वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, कौन सा रिलीजन है ये वर्ड्स में बताया जाएगा, इसमें कोई नंबर की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसलिए ये डेटा या ये इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है? क्वालिटेटिव। किसी का जेंडर पूछा जाए, मेल या फीमेल, फूड हैबिट्स पूछी जाए, मीन्स फूड हैबिट की इन्फॉर्मेशन अगर लेनी हो कि कोई वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है या उनकी अदर फूड हैबिट्स कौन सी है, तो ऐसी कोई भी तरह की एटसेट्रा कोई भी तरह की ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर लेनी हो ना जिसमें नंबर का यूज़ ना होता हो, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऐसे डेटा को कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। ओके, ये नाम याद रखना, क्वालिटेटिव डेटा। और दूसरा आता है क्वांटिटेटिव डेटा, मीन्स जो डेटा में, जो इन्फॉर्मेशन में नंबर्स का यूज़ होता हो तो उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। जैसे कि कोई कंपनी का या कोई बिजनेस का प्रॉफिट ढूंढना हो तो इसे वर्ड्स में थोड़ी, इसमें नंबर का यूज़ होगा ना कि चलो पिछले 5 साल का प्रॉफिट कितना है, तो हर साल का प्रॉफिट नंबर में ही लिखा जाएगा ना। कोई चीज़ का कॉस्ट ढूंढना हो, मतलब खर्चा ढूंढना हो, तो ये भी नंबर्स में, रुपीज़ में आएगा। किसी की इनकम ढूंढनी हो, एज पता करनी हो किसी की, एटसेट्रा, ये कोई भी चीज़ें, ये सब नंबर्स में लिखी जाती है। ये इन्फॉर्मेशन नंबर में मिलती है, इसलिए इस इन्फॉर्मेशन को या इस डेटा को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा, है ना। और जो नंबर में नहीं मिलते हो तो उसे कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डेटा में हमने ये दो टाइप समझे ना। अब इसी के बाद इसी डेटा के और दो टाइप्स आते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा में और दो टाइप आते हैं।
जो आता है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा के और दो टाइप, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो कहलाता है कि जो डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड डेटा हो। ओरिजिनली कलेक्टेड मतलब कि जो डेटा मतलब जो इन्फॉर्मेशन पहली बार ढूंढी गई हो, ये इन्फॉर्मेशन पहले कभी ढूंढी नहीं गई हो, फर्स्ट टाइम जो ढूंढी गई हो, तो उसे कहते हैं प्राइमरी डेटा, ओरिजिनली कलेक्टेड डेटा। किसी की इन्फॉर्मेशन आज तक पहले नहीं ढूंढी गई और पहली बार वो कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, तो वो प्राइमरी डेटा कहलाया। जैसे कि हमारी कंट्री में अभी जैसे 2021 आएगा, तब उस वक्त हमारी कंट्री का सेंसस होगा, जनगणना होगी, पूरी कंट्री में कितने लोग रहते हैं वो काउंट किया जाएगा। तो 2021 में कितनी हमारी पॉपुलेशन होगी, ये इन्फॉर्मेशन अभी कभी ढूंढी गई है? नहीं ढूंढी गई। अंदाज़ा लगाते हैं ना, हाँ भाई 130 करोड़ होगी या उसके आसपास होगा, जो भी हो अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अभी तक ढूंढी नहीं गई है। 2021 में उसे पहली बार ढूंढेंगे, गवर्नमेंट उसे फर्स्ट टाइम फाइंड करेगी, उसे ढूंढेगी, तो इसलिए वो डेटा क्या कहलाएगा? प्राइमरी डेटा। जो इन्फॉर्मेशन आज तक कभी किसी ने ढूंढी ना हो और पहली बार ढूंढी जाती हो, तो उसे प्राइमरी डेटा कहते हैं। मीन्स कहो तो ओरिजिनली कलेक्टेड डेटा आता है वो। और दूसरा आता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा मीन्स यूजेस ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, कि जो डेटा पहले से ही फाइंड किया हुआ हो और उसी डेटा का यूज़ अगर जो है वो दूसरे कोई करते हो, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा। मतलब जो डेटा पहले से ही फाइंड किया हुआ है लेकिन दूसरे कोई उसका फिर से यूज़ कर रहे हैं, अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में समझ में आता है ना। प्राइमरी डेटा पहली बार ढूंढा जाता है, फर्स्ट टाइम, जबकि सेकेंडरी डेटा वो ओरिजिनल नहीं कहलाता, वो फर्स्ट टाइम नहीं ढूंढते, किसी ने ढूंढा हो और उसी का ही आप लोग जो है वो यूज़ करते हो। जैसे आपको ये पूछा जाए कि 2011 में हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी थी, 2011 की पॉपुलेशन, तो 2011 की पॉपुलेशन गवर्नमेंट ने ढूंढी थी ना, कि आप फिर से ढूंढने जाओगे उसे? आप फिर से ढूंढने जाओगे? नहीं, वो थोड़ी अब फिर से ढूंढनी है, वो तो एक बार गवर्नमेंट ने फाइंड कर ली है और हम लोग गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है उसी का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो क्या कहलाया? सेकेंडरी डेटा कहलाया। प्राइमरी डेटा होता है ना, वो ज़्यादा विश्वास कारक होता है। जैसे देखो, आपका कोई बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस में आपका कोई बड़ी कंपनी होती है ना, उसमें अगर उनका ये बिजनेस चल रहा है तो उस कंपनी में वो पूरे साल का प्रॉफिट कितना है वो ढूंढ रहे हैं, तो वो कंपनी खुद पहले अपना प्रॉफिट ढूंढेगी, तो उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन क्या कहलाई? प्राइमरी डेटा। उस कंपनी ने खुद अपना वो प्रॉफिट ढूंढा ना, फिर कंपनी को जब प्रॉफिट मिलता है ना, तो वो अपना पूरा अकाउंट, अपना पूरा हिसाब किताब न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन सब में जो है वो पब्लिश करते हैं कि हाँ इस कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है। तो न्यूज़पेपर में वो पब्लिश हुआ, अब मुझे पता करना हो कि उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, तो मैं उस कंपनी का हिसाब किताब लेकर थोड़ी बैठूंगा, मैं तो सिर्फ न्यूज़पेपर में डायरेक्टली चेक करूँगा ना कि हाँ इस कंपनी का इतना प्रॉफिट है। तो इसलिए कंपनी खुद अपना प्रॉफिट ढूंढ रही है, वो उसके लिए प्राइमरी डेटा। और अगर मैं उस कंपनी के प्रॉफिट का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले रहा हूँ न्यूज़पेपर से या मैगजीन से, तो वो मेरे लिए सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि वो पहले से ही छप चुका है, मैं उसका फिर से यूज़ कर रहा हूँ। तो प्राइमरी डेटा जो होता है ना, वो रॉ डेटा भी कहलाता है, या तो ज़्यादा समझो क्या कहते हैं कि भाई विश्वास कारक कहलाता है, ट्रस्टेड डेटा कहलाता है। वो प्राइमरी डेटा पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो पहली बार ही ढूंढा जाता है और सही ढूंढा जाता है, जबकि सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी यूज डेटा होता है। इसी वजह से सेकेंडरी डेटा के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्या पता कि किसी और ने वो, जहाँ से आपने वो डेटा लिया हो, उसने वो डेटा अगर गलत ढूंढा हो, तो अगर उसने डेटा गलत ढूंढा तो आपको भी डेटा गलत ही मिलेगा। मीन्स आप कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो दूसरे किसी से, उसने ही वो इन्फॉर्मेशन अगर गलत ढूंढी हो तो आपको भी तो वो इन्फॉर्मेशन गलत ही मिलेगी और आगे भी वो इन्फॉर्मेशन गलत ही बढ़ेगी। इसलिए प्राइमरी डेटा ज़्यादा ट्रस्टेड कहलाता है, जबकि सेकेंडरी डेटा नहीं। प्राइमरी डेटा में काफ़ी पैसा, टाइम
एनर्जी खर्च होता है, जबकि सेकेंडरी डेटा में कोई पैसे, टाइम, एनर्जी वगैरह खर्च नहीं होते। अब जैसे कंट्री को, पूरी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है ये गवर्नमेंट को अगर जाननी हो तो उनका पूरा कितना टाइम, कितनी एनर्जी, कितना पैसा जो है वो उसमें लगता है। जबकि सेकेंडरी डेटा हमें वो इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हमारा कहाँ पैसा जा रहा है, सिर्फ न्यूज़पेपर में देख लेंगे हाँ भाई 2021 में इतनी पॉपुलेशन है। तो प्राइमरी डेटा में मनी, टाइम, एनर्जी काफ़ी यूज होता है, जबकि सेकेंडरी डेटा में बिल्कुल भी नहीं। तो समझ में आ रहा है ना प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। और जितना हो सके वो प्राइमरी डेटा का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्राइमरी डेटा ज़्यादा रिलायबल कहलाता है, ज़्यादा ट्रस्टेड कहलाता है, सेकेंडरी डेटा नहीं। तो हम लोग अब आगे के इस चैप्टर में इस प्राइमरी डेटा के बारे में ही पहले समझेंगे कि प्राइमरी डेटा जो होता है कि अगर सपोज आप स्टेटिस्टिक का कुछ वर्क कर रहे हो, मैं फिर से आपको याद कर रहा हूँ, स्टेटिस्टिक का मतलब होता है पहले डेटा कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसे एनालिसिस करना, उसके ऊपर स्टडी करना, फिर उसमें से कोई रिजल्ट बनाना। तो अगर डेटा कलेक्ट करना हो आपको तो आप कैसे करोगे, प्राइमरी या सेकेंडरी? अगर आपको सही इंफॉर्मेशन लेनी है ना तो प्राइमरी डेटा ही कलेक्ट किया जाता है। लेकिन कैसे करें? प्राइमरी डेटा अगर कलेक्ट करना हो तो किस तरह से कलेक्ट करें? तो उसके लिए अब हमारी आगे की इंफॉर्मेशन आती है कि मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की मेथड्स हम देखें कि अगर आपको पहली बार कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो आप कैसे करोगे। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की 3 मेथड हैं। पहली आती है डायरेक्ट इंक्वायरी, दूसरी इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड थर्ड मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग समझे। आज के वीडियोस में पहले हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंक्वायरीज के बारे में डिटेल में समझ लें, फिर मेथड ऑफ क्वेश्चनरी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझे डायरेक्ट इंक्वायरी के बारे में कि डायरेक्ट इंक्वायरी किसे कहते हैं। नाम से ही पता चलता है ना, डायरेक्ट इंक्वायरी मतलब जिसमें इंक्वायरी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए कोई पर्सन डायरेक्टली बिना किसी की हेल्प के डायरेक्टली जो है वो इंफॉर्मेशन लेने खुद चला जाता हो, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी। कहते हैं इन दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और एन एन्यूमरेटर अपॉइंटेड बाय हिम विजिट पर्सनली टू द फील्ड एंड कलेक्ट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। तो कहते हैं इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर खुद, जिसे इंफॉर्मेशन चाहिए वो इन्वेस्टिगेटर खुद, और एन एन्यूमरेटर अपॉइंटेड बाय हिम, या तो वो कोई पर्सन, एन्यूमरेटर मतलब कोई अगर जो है वो ये पर्सन वो अपॉइंट करता हो, उसका खुद का रखा हुआ कोई जो है वो ये इंसान, विजिट पर्सनली टू द फील्ड मतलब जहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए, जहाँ से इंफॉर्मेशन चाहिए वो जगह पे वो पर्सनली विजिट करते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन खुद वो लेते हो, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी। डायरेक्ट इंक्वायरी मतलब जिसे इंफॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे वो खुद जाता हो। जैसे देखो कि डायरेक्ट इंक्वायरी में अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपकी सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं और उनमें से कितने लोग लिटरेट हैं और कितने लोग इलिटरेट हैं, इसकी आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है। आप कोई सोसाइटी में रहते हो और उसमें कितने लोग हैं, उसमें से कितने लिटरेट और कितने इलिटरेट हैं, इसकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो आप किसी से पूछोगे नहीं, खुद ही घर घर जाकर इंक्वायरी अगर लेकर आ रहे हो, घर घर जाकर पूछोगे आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, ये इन्फॉर्मेशन जब आप घर घर जाकर पूछ रहे हो तो इसे कहते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी। खुद ही पूछना, किसी की हेल्प नहीं लेना है। तो डायरेक्ट इंक्वायरी अगर हम लोग करें ना तो इसके कुछ फ़ायदे आते हैं। ध्यान से सुनना बेटा कि डायरेक्ट इंक्वायरी से क्या फ़ायदे होंगे पता है, कि उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना वो ज़्यादा रिलायबल होगी। रिलायबल मतलब कि ज़्यादा विश्वासकारक होगी, क्योंकि हमने खुद ने वो ढूंढी हो तो उसके ऊपर तो शक नहीं कर सकते, डाउट नहीं कर सकते, वो ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा ट्रस्टेड कहलाती है। इनमें हम लोग फेस टू फेस पर्सनली लोगों से मिलते हैं, तो लोगों के मन में भी अगर कोई क्वेश्चन हो ना तो वो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट इंक्वायरी में अगर लोगों के मन में भी कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
सही बात है ना। हम लोग जब पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं तो हमें सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन के अलावा दूसरी भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जब आप पर्सनली घर घर जाकर पूछोगे तो क्या पता कुछ नई बात जानने को मिले, कोई दूसरी भी नई नई इन्फॉर्मेशन इनमें से मिले, बराबर। लेकिन डायरेक्ट इंक्वायरी वही होती है जहाँ पर लिमिटेड एरिया हो। आपको जब एक सोसाइटी के बारे में पूछे कि चेक करके आओ सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं एंड कितने लोग लिटरेट एंड इलिटरेट है, तो वो ठीक है, वो लिमिटेड एरिया है, तो उसमें डायरेक्ट इंक्वायरी चल जाएगी। लेकिन अगर आपको ऐसे बोला जाए कि पूरे सूरत में ढूंढो कितने लोग रहते हैं और उनमें से कितने लिटरेट और इलिटरेट है, पूरे सिटी की अगर बात की जाए, तो उसके हिसाब से फिर डायरेक्ट इंक्वायरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी ना, क्योंकि अकेले या आपने कोई साथी रखा हो तो वो पूरी सिटी में जाकर जो है वो ढूंढे, तो शायद वो मुश्किल है, ठीक है। तो इसके बेनिफिट हैं, लेकिन इनसे कुछ जो है वो ये नुकसान भी होते हैं, मतलब कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसके हैं। जैसे डायरेक्ट इंक्वायरी में डिसएडवांटेजेस ऐसा माने कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा है, और जब एरिया बहुत बड़ा हो ना तो डायरेक्ट इंक्वायरी करना मुश्किल हो जाता है। मैंने बताया ना, अगर पूरी सिटी की इंफॉर्मेशन आपको लेनी हो तो डायरेक्ट इंक्वायरी बहुत मुश्किल हो जाती है। दूसरा कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा है, मनी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत जाता है। इसका मतलब ये इंक्वायरी थोड़ी एक्सपेंसिव है ना, इसमें पैसे बहुत जाते हैं। और इसमें आप खुद जा रहे हो तो ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आपने कोई एन्यूमरेटर रखा है, किसी को अपना साथी रखा है और उसे आप भेज रहे हो, तो हो सकता है कि उसने ही अगर गलत इन्फॉर्मेशन ढूंढी, भाई आपने पूरी सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं, कितने लिटरेट है, भाई आपने अपनी जगह किसी और को भेज दिया। अब आप खुद जाओगे तो पता चलता है कि नहीं, मैंने जो इन्फॉर्मेशन ढूंढी है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन किसी और को भेज दिया तो थोड़ा सा विश्वास कम हो जाता है, होता है ना, कि क्या पता उसने ही गलत ढूंढा हो, तो उसने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ली हो, तो वो इन्फॉर्मेशन आगे भी हमेशा गलत ही जाएगी। तो इसलिए डायरेक्ट इंक्वायरी बेटर है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो समझ आ रहा है ना डायरेक्ट इंक्वायरी किसे कहते हैं, कि जब जिस इंक्वायरी में कोई पर्सन डायरेक्टली खुद पर्सनली जाकर इंफॉर्मेशन निकालता हो तो उसे कहते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी। इसी तरह से दूसरा आता है, वो आता है इनडायरेक्ट इंक्वायरी। तो ये भी नाम से पता चलता है इनडायरेक्ट, कि जब पर्सन खुद न जाता हो लेकिन किसी और को जो है, किसी और को वो काम सौंप देता हो, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी। जैसे कि देखो डेफिनेशन में, द इन्वेस्टिगेटर कॉन्टैक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड गेट्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन। मतलब जब इन्वेस्टिगेटर कॉन्टैक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन, जब इन्वेस्टिगेटर खुद कहीं पर न जाता हो लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था को बोल देता हो, या तो कोई पर्सन, कोई एक आदमी रख देता हो काम पर, कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी, जो इंक्वायरीज लेने के लिए कैपेबल हो, जो इंक्वायरीज लेने मतलब जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कैपेबल हो। तो जब इन्वेस्टिगेटर खुद न जाकर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था या कोई पर्सन को जो इंक्वायरी ले सकता हो उसे भेज देता हो और उनसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ये निकलवाता हो, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को कह देता हो कि आप इन्फॉर्मेशन लेकर आओ और वो मुझे बताओ, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी। मतलब देखो कि जैसे अगर पूरी सोसाइटी में जो है वो ये जो पहले एग्जांपल दिया था कि पूरी सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं, कितने लिटरेट इलिटरेट हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन, तो जब वो पर्सन खुद वो इन्फॉर्मेशन लेने जाता हो तो डायरेक्ट इंक्वायरी। लेकिन अगर उसने कोई संस्था रख दी हो, संस्था को बोला हो, या तो कोई इंसान को बोल दिया हो कि हाँ भाई मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम मेरे लिए काम करो, और उसे भेज दिया हो कि जाओ भाई पूरी सोसाइटी में ये इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट इंक्वायरी। इनडायरेक्ट इंक्वायरी तभी जो है वो ये पॉसिबल है कि जब इन्वेस्टिगेटर को, मतलब जिसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके पास जो है वो पूरा टाइम ना हो, या तो फिर वो खुद पर्सनली घर घर न जा सकता हो या पर्सनली इन्फॉर्मेशन निकालने न जा पाता हो,
तो जो है वो ये इनडायरेक्ट इंक्वायरी करते हैं। और इनडायरेक्ट इंक्वायरी के भी कुछ बेनिफिट और कुछ डिसबेनिफिट है। उसके बेनिफिट, उसके एडवांटेजेस अगर हम समझे ना, तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी तब काम आती है या तब जो है वो ये ज़्यादा यूज़फुल है कि जब एरिया बहुत बड़ा हो। जब कोई बहुत बड़ा एरिया हो तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी बहुत यूज़फुल है। या तो फिर जब जो है कोई पर्सन खुद इन्फॉर्मेशन निकालने नहीं जा सकता हो, लेकिन उसे इन्फॉर्मेशन की ज़रूर हो, भाई मुझे इन्फॉर्मेशन तो चाहिए लेकिन मैं खुद नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं कोई संस्था या कोई पर्सन को बोल दूंगा। तो जब मैं खुद ना जा पाऊँ लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन अगर ज़रूरी है तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी बहुत ही बेनिफिट है। इनडायरेक्ट इंक्वायरी कॉस्ट, टाइम, एनर्जी बचाता है, जल्दी काम हो जाएगा ना। खुद काम ना करके कोई संस्था को अगर बोल दूँ तो वो संस्था थोड़ी फीस लेगी और वो काम जल्दी करके देगी। तो इसी वजह से इसमें टाइम, पैसा, एनर्जी बच जाती है। ओके। और जब इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी लेनी हो, जैसे कि भाई पूरी कंट्री में पॉपुलेशन काउंट करनी हो, तो उसके लिए इनडायरेक्ट इंक्वायरी बेटर है। अब जैसे कि 2021 में सेंसस होगा तो गवर्नमेंट क्या कोई एक ही पर्सन घर घर जाकर पूरी इंडिया में इंफॉर्मेशन निकालेगा, पॉपुलेशन काउंट करेगा? एक ही पर्सन नहीं, पता वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी होती है। अलग अलग संस्थाओं को, अलग अलग लोगों को काम सौंप दिया जाता है, इस एरिया में आप इंफॉर्मेशन लेकर आओ, दूसरे एरिया में दूसरे इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। ऐसे पूरी इंडिया की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर वो पॉपुलेशन काउंट होती है। तो इतना बड़ा एरिया हो तो उसके लिए इनडायरेक्ट इंक्वायरी बेटर होती है ना। लेकिन इनमें जो है वो ये कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं कि इनडायरेक्ट इंक्वायरी में प्रॉब्लम ये आती है कि ये इंक्वायरी ज़्यादा रिलायबल नहीं कहलाती, क्योंकि मैंने जिस संस्था को अगर भेजा है काम पर, इनडायरेक्ट इंक्वायरी के लिए अगर कोई संस्था को काम दिया जाए तो हो सकता है वो संस्था ही अगर डिसऑनेस्ट हो, मतलब ईमानदारी से काम न करे, या वही अगर जो है वो ये आधा अधूरा काम करें, पूरी इन्फॉर्मेशन न लेकर आती हो, या तो फिर कुछ प्रिजुडाइज, कुछ बायस के साथ, मतलब कि पहले ही अपनी सोच बनाकर, नहीं भाई इस एरिया के लोग तो ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे या वहाँ के लोग तो वैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ ऐसे ही पहले ही अपनी सोच बनाकर इन्फॉर्मेशन निकालते हो, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हमेशा गलत होती है। इसीलिए इनडायरेक्ट इंक्वायरी की ये कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फिर भी जब बहुत बड़ा एरिया हो तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी ही बेटर रहती है। तो डायरेक्ट इंक्वायरी और इनडायरेक्ट इंक्वायरी दोनों के बारे में समझ पड़ा ना, कि जब वो कोई पर्सन खुद जो है ये इंक्वायरी लेने जाता हो तो वो डायरेक्ट कहलाती है, लेकिन अगर कोई संस्था या किसी और को पैसे देकर, फीस देकर वो काम करवाता हो, किसी और को सौंप देता हो वो काम इन्फॉर्मेशन लेने का, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी। आए ध्यान? तो देखो आज हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंक्वायरी के बारे में समझी ना थियरी। अब कल चैप्टर का दूसरा पार्ट, दूसरी थियरी, हम लोग मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज एंड उनमें आने वाले दूसरे टॉपिक्स हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।